नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में आज सोमवार से 3 राज्यों के युवा विधायकों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुल 55 युवा विधायक इस सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रीय कुल संसदीय संघ के तत्वाधान में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित यह सम्मेलन 30 और 31 मार्च को विधानसभा परिसर में होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उपस्थित रहे और अपने अनुभव साझा किए। इस विषयों पर शुरू हुआ मंथन। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, विकसित भारत 2047। 2 दिनों में कुल 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 3 सत्र और दूसरे दिन 2 सत्र होंगे। युवा विधायक संसदीय मर्यादा, लोकतंत्र की मजबूती और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका पर विचार विमर्श करेंगे। कितने विधायक होंगे शामिल? मध्य प्रदेश से 18 युवा विधायक, छत्तीसगढ़ से 15 युवा विधायक, राजस्थान से 22 युवा विधायक। सभी शामिल विधायकों की आयु 45 वर्ष से कम है। सम्मेलन की शुरुआत आज सुबह 9:30 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा में हुई। यह आयोजन युवा नेताओं को संसदीय प्रक्रियाओं, बहस कौशल और नीति निर्माण में बेहतर भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने का एक अनूठा मंच साबित होगा। युवा विधायक सम्मेलन के आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और संसदीय परंपरा का कोई अद्भुत आज उदाहरण है। माननीय मंच पर विराजमान हमारे दूरदर्शी और लंबे समय से अलग अलग सभी दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, समादरणीय राजस्थान विधानसभा के हमारे शिक्षा मंत्री, 5 बार के विधायक, कई दायित्वों का विद्यार्थी परिषद काल से निर्वहन करने वाले माननीय देवनानी जी, हम सबके बड़े भाई और लंबा संसदीय जीवन, महापौर, पार्षद और हमारे कई विभागों का सफलता के साथ संचालन करके स्थानीय शासन और अभी संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे मित्र और अपनी कार्यशैली से काम की गंभीरता के आधार पर आदिवासी अंचल से निकल करके भी अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले मेरे मित्र और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, बहनों भी, भगिनी, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूँ तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता है, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आ रहा है। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा, और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर देते। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान, वो हमारे विचारों के प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता, पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी कि कोई बात नहीं, हम 2 ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जो जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे, और वो भी
निर्णय देने में कितनी पवित्रता का है, तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई, ये अपने देश की विशेषता है कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल हर युग में हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर, और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान रहे थे कि हमारे जाति जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उन्होंने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीखें। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि और लंबी विरासत, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे, जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें, वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं आपको उज्जैन से जब आता था तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पर मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य शोधपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में वो ट्रेनिंग प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है। और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है, और कैलाश जी भाई साहब के हमारे हर आयोजन में आते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे एक नहीं सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज अच्छी हो सकती, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूँ और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूँ, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं दे तो होएगा क्या। तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़ी परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज्यादा कोई सा इस बात की अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है, आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात, उन्होंने कहा नहीं ठीक है बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब जी थे, और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे साथ अपने गोपाल भार्गव जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते।
ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है और उतनी ही हमारी सारी चीजों में मर्यादा की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आनंद भी आता है, लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मजा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस जोर में भी अपना कई ये सब चीजें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय है मौके में। अब भगवान राम तो इसलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता है कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गए। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल जिनने वो तो समर्थशाली थे और पूरा नाती पोता बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीजें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों को दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। हमको जबरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती है। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज के दौर में तो और समसामयिक हम सब समझते हैं, इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना, अमृत काल की तरफ बढ़ना। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी आप देखो हो क्या रहा, लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल कर, लेकिन अपने देश के अंदर विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 की पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार इस प्रकार से बदली। एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।